जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में यूपी में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद आपके जहन में या मेरे जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर इतने सारे गैंगस्टर्स यूपी में ही क्यों पाए जाते हैं। क्या है आखिर यूपी में ऐसा कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात नहीं है, आप विकास दुबे की बात कर सकते हैं और भी कई सारे ऐसे गैंगस्टर्स मौजूद हैं जो कि अलग अलग धर्मों से आते हैं। अब आखिर में सवाल हमारा यही है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या है कि वहाँ पर इतने गैंगस्टर्स पनपते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से अपना साम्राज्य खत्म करके सबका अंत आखिर में एक जैसा ही होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे देश के बड़े राज्यों में से एक है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद को 3 शूटरों ने भी हाल ही में गोली मार दी, और वो भी मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में। हत्या का स्टाइल कुछ वैसा ही था जैसा अतीक खुद अपने विरोधियों को करता था। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और गैंग वॉर कोई नई बात नहीं। 1970 के दशक में बाहुबली छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र सिंह की गोरखपुर स्टेशन पर हत्या हो, या फिर 1997 में उनके उत्तराधिकारी वीरेंद्र प्रताप शाही का लखनऊ में सड़क चलते मर्डर। उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पूर्वांचल में हर गली में गैंगस्टर शूटर आम है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने लोग गैंगस्टर बनते क्यों हैं। गुंडागर्दी को ग्लैमराइज करने वाली कहानियां कहीं गरीबी का हवाला देती हैं तो कहीं परिवार पर अत्याचार और अन्याय का। इन वजहों से कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए एक खून तो कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसको एक पेशा बना ले, वो गैंगस्टर बन जाए? तो इसका जवाब है पैसा। लेकिन दबंगाई से, जमीन कब्जाने, सेटलमेंट और रंगदारी से मिलने वाले पैसे से कहीं बड़ा एक सरकारी सिस्टम भी है जो कि खासतौर पर यूपी में गैंगस्टर्स को काफी ज्यादा लुभाता भी है। जी हाँ, गैंगस्टर्स को बाहुबल के साथ धनबल के शिखर पर ले जाने वाला यह सिस्टम है सरकारी टेंडर। सड़क बनाने से लेकर बालू निकालने तक या मछली पालने से लेकर रेलवे स्क्रैप तक हर काम का ठेका जारी होता है। यूपी में बाहुबली की ताकत इसी से आकी जाती है कि उसके इलाके में कितने टेंडर उसकी मर्जी से खुलते हैं, यानी कितने ठेके उसके चहेतों को मिलते हैं। आजादी के 76 सालों में ये ठेके सरकारी दफ्तरों से निकलकर ऑनलाइन तो हो चुके हैं, मगर सरकारें इनको अपराधियों और गैंगस्टर्स से मुक्त नहीं करा पाई। देश में 2020-21 में सरकारों ने कुल मिलाकर 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों के लिए ई टेंडर जारी किए थे। इनमें से 22% ज्यादा उत्तर प्रदेश में थे। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे यूपी में सरकारी ठेकों की राजनीति ने अपराधी और अपराधियों के टकराव ने बाहुबली नेता तैयार कर दिए। पहले जरा समझते हैं कि आखिर सरकारी टेंडर में कमाई का गणित क्या है। देखिए, यूपी में 2020-21 में जारी हुए 3.83 लाख करोड़ रुपए के टेंडर, ई टेंडर, देश में कोई भी काम करवाने केंद्र और राज्य सरकारें निजी कंपनियों को ठेका देती। काम चाहे कोई भी हो, उसके लिए उस फील्ड से जुड़ी हुई कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। कंपनियां अपने हिसाब से उस काम की लागत, पूरा करने का समय और बाकी ब्यौरा टेंडर में देती। संबंधित विभाग सभी टेंडर्स की जांच करता है और तय नियमों पर जिस कंपनी का टेंडर सबसे खरा उतरता है उसे ठेका दे दिया जाता है। काफी पारदर्शी प्रोसेस है ये। लेकिन 90 के दशक से सरकार ने ज्यादातर ठेके ई टेंडर के जरिए देना शुरू कर दिए। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल भी बनाया। 2020-21 में इस पोर्टल के जरिए सरकारों ने कुल जमा 17.33 लाख करोड़ रुपए के ई टेंडर जारी किए। इनमें से 77% टेंडर अलग अलग कामों के लिए थे, जबकि 16% टेंडर सामान की खरीद के लिए थे। कुल टेंडर्स में से 91% ओपन टेंडर थे। अब देखिए, इन ई टेंडर्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की थी। कुल जमा 22% यानी कि 3.83 लाख करोड़ रुपए के टेंडर्स यूपी में जारी हुए थे। अब बात करते हैं कि आखिर टेंडर्स की इस पूरी प्रक्रिया में अपराधियों का दखल कैसे होता है। यूपी में ठेकेदार बनने के लिए दबंग बनना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, आजादी के पहले से सरकारी निर्माण से लेकर खनन के सारे काम ठेके पर होते आए हैं। आज भी हर तरह की सरकारी खरीद, खनन और निर्माण ठेके पर ही होते हैं। ये ठेके या टेंडर किसे दिए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है भ्रष्टाचार के घेरे से। दरअसल कभी मंत्रियों के प्रभाव, कभी अफसरों की मिलीभगत और कभी बंदूक के जोर पर ठेकों का फैसला होता रहा है। जितना पारदर्शी प्रोसेस है उससे कहीं ज्यादा जटिल इसके अंदर घुसने पर आपको पता चलेगा। एक बार ठेका हाथ में आने के बाद सरकारी खजाने से पैसा पूरा लिया जाता है, लेकिन जब बात खर्चा करने की आती है तो बमुश्किल 1% भी खर्च हो जाए तो काफी बार बड़ी बात होती है। पहले चुनाव में बाहुबल के इस्तेमाल के बदले अपराधियों को नेता प्रक्षय देते थे और इनाम के तौर पर सरकारी ठेके दिलवाते थे। सरकारी ठेकों से होने वाली कमाई का स्वाद मिलने के बाद इन अपराधियों ने इसे ही आय का मुख्य जरिया बना लिया। भाई, गुंडागर्दी एक ही जगह करनी पड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दौर भी आया जब ठेकेदार और क्रिमिनल एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके थे। अपराधियों ने ठेकों के हिसाब से खुद के नाम पर या अपने करीबियों के नाम पर कंपनियां तक बना ली।
सरकारी दफ्तरों में मिलीभगत के चलते इन्हें पहले से ही पता होता था कि टेंडर कब जारी होने वाला है। उसके पहले ही या तो बाकी कंपनियों को डरा धमकाकर टेंडर भरने से ही मना कर दिया जाता था, या टेंडर खुलने के समय दबंगाई से अधिकारियों को धमकाकर अपनी ही कंपनी के नाम पर टेंडर खुलवाया जाता था। इसके बाद जब ई टेंडर का इंट्रोडक्शन किया गया तब यह माना गया कि इससे अपराधियों का प्रभाव कम होगा, मगर इसने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। दरअसल सरकार ने ठेका प्रक्रिया में इस तरह की धांधलियों को दूर करने के लिए ही ई टेंडर प्रक्रिया शुरू करी थी। इसके तहत टेंडर भरने के लिए किसी भी कंपनी को सरकारी दफ्तर में नहीं आना पड़ता था। ऑनलाइन टेंडर भरे जाने के कारण कहीं भी किसी भी कंपनी अपने ही शहर से बैठकर टेंडर भर सकती थी। टेंडर खुलते भी ऑनलाइन ही थे, ताकि इस दौरान भी अपराधियों को दबंगाई का मौका ना मिल सके। अब इस पूरी प्रक्रिया में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी ना होने की वजह से ये माना जा रहा था कि अब ईमानदारी से योग्य कंपनियों को ही काम सौंपा जा सकेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक पेंच है। ये दिक्कत खासतौर पर निर्माण या खरीद के ठेकों में आती है। भारत में 93% सरकारी ठेके इन्हीं के होते हैं। भले ही पूरे टेंडर भरने से ठेका अवार्ड होने तक की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिस कंपनी के काम अवार्ड हुआ होता है उस इलाके में आना ही पड़ेगा जहां आपको जाकर काम करना है। अब अपराधी यहीं पर आपका इंतजार कर रहे होते हैं और आने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों का अपहरण करते हैं। मारपीट और फिरौती के तौर पर ठेके की रकम का कुछ एक परसेंटेज लेना शुरू हो गया। आज सभी टेंडर्स के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल है। यहीं से केंद्र सरकार के तमाम विभाग और राज्य सरकारें अपने टेंडर जारी करती है। लेकिन अब ठेकों में रुचि रखने वाले अपराधी भी इतने शातिर और हाईटेक हो चुके हैं कि उनकी कंपनियां भी ऑनलाइन टेंडर भरती हैं। उनका आतंक अब इसी बात में माना जाता है कि या तो उनके इलाके में उनकी ही कंपनी ऑनलाइन टेंडर भरेगी, या टेंडर भरने वाली हर कंपनी जानती है कि काम मिला तो अपराधी को उसका परसेंटेज चुपचाप देना होगा। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में रेलवे स्क्रैप के ठेकों से शुरुआत हुआ था यूपी में पूरी की पूरी गैंगवॉर की कहानी। ये वाकई में सच बात है। 1970 के दशक में जब पूरा देश जेपी आंदोलन में युवाओं का क्रांतिकारी चेहरा देख रहा था, उस समय यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में युवा एक नई कहानी लिख रहे थे। इस दौर ने राजनेताओं को युवाओं की ताकत का एहसास करा दिया था और इसी वजह से विश्वविद्यालयों में राजनीति की नर्सरी खुल चुकी थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति में जाति का प्रभाव ज्यादा था। ब्राह्मण और ठाकुर खेमे आमने सामने रहते थे। उस दौर में ब्राह्मण खेमे के अगुआ होते थे हरिशंकर तिवारी, ठाकुर खेमे के नेता होते थे रविंद्र सिंह। केंद्र में बैठे नेता भी इन छात्र नेताओं को शह देते थे। झगड़े निपटाने, प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के लिए दोनों खेमों के दरबार लगाए जाते थे। नेताओं के प्रेशर की वजह से स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी कुछ करती नहीं थी। उस दौर में केंद्र में रेल मंत्री अक्सर उत्तर प्रदेश से ही होते थे। इन नेताओं ने अपने चहेते छात्र नेताओं को इनाम के तौर पर रेलवे स्क्रैप के ठेके दिलाना शुरू कर दिए। ये रेलवे स्क्रैप के ठेके धीरे धीरे बाहुबलियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनते गए। वो दौर जब गोरखपुर के गैंगवॉर की कहानी बीबीसी रेडियो पर सुनाई जाती थी। अब देखिए, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में 1970 और 80 के दशक में गैंगवॉर रोज की बात थी। छात्र नेता से रविंद्र सिंह 1978 में विधायक भी बन गए, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ही उनकी हत्या हो गई। रविंद्र सिंह के खास रहे वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुर खेमे ने अपना नेता मान लिया। उन्हें शेर पूर्वांचल तक कहा जाता था। ये वो दौर था जब आए दिन सड़कों पर गोलियां और बम चलाए जाना आम बात हो चुकी थी। इन गैंगवॉर्स की वजह से ही गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में फैल भी रहा था। उस दौर में बीबीसी रेडियो पर भी गोरखपुर के इन खूनी किस्सों का प्रसारण होता था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरिशंकर तिवारी लगभग उस समय की हर सरकार में मंत्री रहते थे। आज तक कोई केस इनके ऊपर साबित नहीं हुआ। 1985 में हरिशंकर तिवारी विधायक तक बने थे। खास बात यह है कि राज्य में सरकार भले ही किसी पार्टी के आए, हरिशंकर तिवारी मंत्री जरूर बनते थे। हरिशंकर तिवारी हर पार्टी के करीबी रहे। उन पर केस तो कई दर्ज हुए, लेकिन कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। वो 6 बार विधायक बने और आखिरकार कभी उनके ही चेले रहे राजेश त्रिपाठी से चुनाव हार गए। आज उनके 2 बेटे और भांजे राजनीति में। कभी बड़े बेटे कुशल बसपा से सांसद तो छोटे बेटे विनय तिवारी बसपा से ही विधायक रहे। भांजे गणेश शंकर तो बसपा सरकार के समय विधान परिषद के सभापति रहे, मगर आज तीनों ही सपा के साथ हैं। तो ही हरिशंकर तिवारी के गुट से ही निकले अमरमणि त्रिपाठी ने तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही को चुनाव में हराया था। वीरेंद्र प्रताप शाही ने राजनीति से तौबा कर ली थी, मगर दबंगाई नहीं छोड़ी थी। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की नई पौध तैयार हो चुकी थी और इसी में तेजी से उभरता नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। सुपारी किलिंग से शुरुआत करने वाला श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि बहन को छोड़ने वाले का मर्डर कर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, मगर जल्दी बड़ा डॉन बनने के लिए उसने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि जो जुर्म के मठाधीश माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही को जान से मार देगा। हरिशंकर तिवारी उस समय राज्य सरकार में मंत्री थे। बताया जाता है कि श्री प्रकाश के मामा को उन्होंने अपने साथ कर लिया था और उनका इस्तेमाल ढाल की तरह करते थे। वीरेंद्र प्रताप शाही ने श्री प्रकाश शुक्ला को धमकी के बावजूद खुलेआम घूमना नहीं छोड़ा
1997 में लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही को गोलियों से छलनी कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है सीएम की सुपारी लेने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की। दरअसल उसी के लिए बनी थी, जो यूपी एसटीएफ की हम बात करते हैं ना, वो इसी के लिए पहली बार बनी थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने दरअसल यूपी के उस समय के सीएम, तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। कल्याण सिंह सरकार पहले ही अपराधियों की सफाई में जुटी थी। श्री प्रकाश शुक्ला के बढ़ते कद को देखते हुए उन्होंने पहली बार यूपी पुलिस ने गैंगस्टर्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। हरिशंकर तिवारी के शूटरों में गिने जाने वाले साधु सिंह के साथी थे मुख्तार अंसारी। साधु सिंह ने प्रॉपर्टी के विवाद में गाजीपुर के ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या करी थी। साथ में रहने की वजह से मुख्तार अंसारी भी ब्रजेश के निशाने पर आ गए थे। इन दोनों की दुश्मनी ने गाजीपुर और मऊ के इलाके में अपराध और गैंगवॉर की एक नई कहानी लिख दी थी। अब गोरखपुर से शुरू हुए गैंग से ही मऊ में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, गाजीपुर से रमाकांत, उमाकांत और जौनपुर से धनंजय सिंह जैसे बाहुबली निकले, जो आज भी सरकारी ठेकों से लेकर हर काम में अपनी दबंगाई कायम किए हुए। अतीक अहमद ने गुंडागर्दी के जरिए जो काम शुरू किया था वो प्रॉपर्टी के कब्जाने तक पहुंच गया था, और रसूख बड़ा तो ठेकों में भी अपनी चलाई। दरअसल प्रयागराज में अतीक अहमद ने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार आतंक के दम पर किया था। वो प्रॉपर्टी कब्जा करने में सबसे तेज माना जाता था। रसूख बड़ा तो प्रयागराज और उसके आसपास के पूरे इलाके में सरकारी ठेकों में भी उसकी मर्जी चलने लगी। जिस उमेश पाल हत्याकांड में उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, वो उसी राजूपाल हत्याकांड में गवाह था, जिसका मुख्य आरोपी अतीक अहमद था। अतीक अहमद के ही भाई अशरफ को हराकर विधायक बने राजूपाल की सरेरा हत्या कर दी गई थी। राजूपाल उस समय खुद क्वालिस गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ उनके मित्र की पत्नी भी थी। उनकी क्वालिस के पीछे उनके समर्थकों की गाड़ी चल रही थी। उसी समय करीब 2 दर्जन हमलावरों ने राजूपाल की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी थी। जब समर्थक राजूपाल को एक टेम्पो में डालकर अस्पताल ले जा रहे थे तो हमलावरों ने इस टेम्पो का पीछा कर उस पर भी गोलियां चलाईं। माना जाता है कि राजूपाल की हत्या के बाद से ही अतीक को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण घटने लगा था। उसी के बाद से उसे चुनाव में लगातार हार भी मिली और आखिर वो खुद भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। अतीक और उसके भाई अशरफ पर गोलियां चलाने वाले तीनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। अभी ये साफ नहीं है कि इन तीनों युवकों ने अतीक की हत्या किस वजह से करी, मगर माना यह जा रहा है कि कमजोर पड़ते अतीक को मारकर कोई विरोधी गैंग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा था। तो ये थी कहानी यूपी में गैंगस्टर्स के बनने की। कहीं ना कहीं इसमें पैसा और सरकार की तरफ से जारी होने वाले टेंडर एक बड़ा रोल निभाते हैं, और इन टेंडर्स को हासिल करने की जो एक जद्दोजहद है, कहीं ना कहीं वो एक प्रेस्टीज पॉइंट भी बन चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।